जो देश जिसके यंगस्टर्स सोए हुए हों, कोई एक विषय डिस्कस करने के बाद अगर उनका खून जो है वो नहीं खोल रहा है, तो ऐसे देशों में आप जो महिलाओं को सम्मान देने की बात है, सशक्तिकरण की बात है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ अच्छे अच्छे एसेज में लिखी जा सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कल मैंने जो प्रश्न पूछा था, आप खुद देखिए, सिर्फ 2 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अर्पिता और अमित। अर्पिता उपाध्याय और अमित सिंह जो हैं, ये 2 स्टूडेंट्स ही ऐसे निकले जिन्होंने अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखे। बाकी के लोग जो हैं वो वैसे तो जिंदा हैं, वैसे तो चल फिर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, हम सब सो ही रहे हैं। इस बात को जितना जल्दी आप जान जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यूपीएससी, जीपीएससी, ये जो अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जितना भी मटेरियल जो है वो सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, ना के बराबर। 1-2 हज़ार रुपए के अंदर जो हैं वो आपका पूरा ये मटेरियल एनसीईआरटीज़ और ये सारी चीज़ें आ जाएगी। कुछ किताबें हैं वो लाइब्रेरी से मिल जाएगी। रफली स्पीकिंग 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्च जो है वो शायद नहीं होगा। पूरी यूपीएससी की जो है वो 5 या फिर लेट्स से 10,000 रुपये की किताबों से आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इतना इजी होने के बावजूद भी क्या हर कोई इसको क्रैक कर पाता है? द आंसर इज नो। द रीज़न इज इट्स नॉट कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है। द ओनली रीज़न इज कि नींद जो है वो इतनी गहरी हो चुकी है, एक पुरानी आदत हमारी हो चुकी है कि सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे पॉइंट वाइज दिया जाए, सारी चीज़ें मुझे कैटर की जाए तो ही मैं उसको पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, राइट। मैं कोई छोटे बड़े प्रयास भी नहीं करूंगा या करूंगी। आंसर लिखने के लिए बोला गया है, वो बाद में करेंगे। किसी चीज़ को लेकर स्टैंड लेने को कहा गया है, वो बाद में करेंगे। तो ऐसे ही सोते रहना, राइट, अपना समय जो है वो बर्बाद करते रहना ऐसे ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई नहीं पड़ता है, नाम श्योर आपको भी नहीं पड़ रहा। अगर आपको फ़र्क पड़ रहा होगा या फिर ऐसा फील होता होगा तो फिर आपने इस चीज़ पर कोई स्टैंड लिया होगा। और ये चीज़ जो है, इट्स नॉट कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप रास्तों पर उतर जाइए और चक्का जाम कीजिए। सिर्फ हमें व्यूज़ ही तो एक्सचेंज करने हैं, सिर्फ व्यूज़ ही एक्सचेंज करने हैं, सिर्फ इस चीज़ को और ज़्यादा समझनी है, दैट्स इट। तो आज इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इट्स बेटर कि मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को ही ऐसे प्रश्न भेजूं जो इन प्रश्नों पर जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। तो अमित और अर्पिता, आप मुझे ईमेल कीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर ईमेल, curiously@gmail.com, राइट। डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल मिल जाएगा आपको, तो उसमें ईमेल कीजिएगा मुझे। अब से क्या करेंगे हम, आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए, वो आपको ईमेल में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और वी विल क्रिएट ए ग्रुप ऑफ टेलीग्राम और समथिंग, ऐसा कुछ करेंगे, बट इट विल बी ए वेरी कोर ग्रुप। कुछ ही स्टूडेंट्स जो हैं उसमें होंगे, इट विल बी ए वेरी एलीट ग्रुप। वे स्टूडेंट्स जो ऐसे ग्रुप में उनको मीन्स जो यू हैव टू अर्न इट बेसिकली। एंड आई कैन सी अमित एंड अर्पिता। अमित सिंह के बारे में, अर्पिता का भी मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारी चीज़ों में। अमित का तो सबसे ज़्यादा जो है उनकी सॉल्यूशंस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं उनकी कमेंट्स में। तो विल स्टार्ट विथ 2, राइट। लेट्स क्रैक ऑन। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत महावानी। आज 19 अक्टूबर 2022 है। हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। न्याय फास्ट ट्रैक गति से होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है प्रोफेसर GN साई बाबा हैं, राइट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अभी तो उनको निकाल दिया गया है और UAPA एक्ट में उनको अंदर पकड़ा गया था। 8 सालों के लिए उनको जेल में रखा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के पास गए और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको रिहा करने का आदेश जो है वो दिया। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बताया कि पुलिस और निचले कोर्ट्स जो हैं उनकी बहुत सारी गलतियां रही हैं, राइट। जो हम कहते हैं ना प्रोसीजरल प्रोविजंस, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजरल प्रोविजंस जो हैं तो उनकी अनदेखी की पुलिस और निचली कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पाया, देखिए कि फाउंड दैट द प्रोसीडिंग्स इन दिस ट्रायल्स वर नल एंड वॉइड एज दे डिड नॉट हैव अ वैलिड सैंक्शन। जो प्रोसेस होनी चाहिए, यूएपीए के तहत एक प्रोसेस होती है, तो ये पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं की गई, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये पूरी जो प्रोसीजर है ये नल एंड वॉइड है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो इसलिए उनको रिहा करने का आदेश दिया। अब क्या हुआ देखिए, सेक्शन 45 जो है यूएपीए का, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1962, जो एंटी टेरर लॉ, ये 6 लोग जिसमें ये साईं बाबा नाम के प्रोफेसर जो हैं वो भी शामिल हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है उनका सैंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट जो है इसका कॉग्निजेंस तब तक नहीं ले सकती जब तक गवर्नमेंट जो है इसका सैंक्शन ना दे। यानी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी, पहले ग्रीन सिग्नल जो है वो गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। अब ये ग्रीन सिग्नल कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट तैयार करता है, मीन्स एक अथॉरिटी, मीन्स आप लेट्स से कि एक कमेटी जो है वो फिर गवर्नमेंट को सुझाव देती है कि यस गो हेड विथ इट। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो फिर डिसीजन लेती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू कंसिडर एन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिव्यूइंग द एविडेंस बिफोर इट डिसाइड्स ऑन ग्रांटिंग परमिशन। परमिशन देने से पहले सरकार जो है उसको भी एक लेयर से निकलना पड़ता है, उसके बाद जो है वो कोर्ट में चीज़ें आगे बढ़ेगी। अब हुआ क्या, ये साईं बाबा वाला जो केस है, साईं बाबा वाला, ये जो प्रोफेसर साईं बाबा है, तो इसमें हुआ ऐसा कि ट्रायल जो है वो पहले स्टार्ट हो गया, सैंक्शंस बाद में, सैंक्शन जो है ग्रीन जो परमिशन है वो बाद में दी गई। अब लॉ क्या कहता है और हुआ क्या, दूसरे जो 5 लोग हैं उनके साथ क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आया, तो इस रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का कारण जो है रीज़न दिए बिना ही सरकार को यह बता दिया कि आप आगे बढ़िए इसमें। तो ये प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं की, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से आप चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकते। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको बेल दे दी। अब सॉलिसिटर जनरल जो हैं हमारे, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। महाराष्ट्र सरकार भी इस चीज़ से खुश नहीं हुई कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बेल दे दी इन लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गई और सुप्रीम कोर्ट जो है कहा कि ये जो केस है ये तो बहुत ही सीरियस क्राइम केस है और इसमें तो भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की बात हो रही है। तो ऐसे केस में हाई कोर्ट जो हैं वो इस प्रकार से डिसीजन जो है वो नहीं ले सकती। इट सेड दैट द हाई कोर्ट हैड नॉट डेल्ट विद फैक्ट्स ऑफ द केस एंड फाउंड द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी, रादर इट ओनली डिस्चार्ज्ड ऑल द अक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द सैंक्शन वाज नॉट वैलिड। कि हाई कोर्ट ने जो बेल ग्रांट दी, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ एक ही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बेल ग्रांट की कि ये जो पूरा सैंक्शन वाला जो टॉपिक है, ये यूएपीए सेक्शन 45 के तहत जो सैंक्शन लेना है, परमिशन लेनी है सरकार से, तो ये परमिशन लिए बिना केस स्टार्ट हो गया। तो इस चीज़ के आधार पर ही हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इनको रिहा किया जाए, बेल दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, बट द थिंग इज़ हाई कोर्ट जो है उसने सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जो एक बहुत ही फेमस केस है, राइट, बैजनाथ प्रसाद केस, तो इस केस का हवाला देते हुए ही, इस केस को ध्यान में रखते हुए ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन लोगों को बेल दी। और अब सुप्रीम कोर्ट ही ये कह रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हकीकत तो ये है कि अगर अब इसमें कन्विक्ट कौन है, ये कौन है, दैट्स ऑल डिफरेंट थिंग, बट द मेन थिंग इज कि प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग ही गलत की है, राइट, पूरी अगर ट्रायल परमिशन नहीं ली और उसके बाद ट्रायल स्टार्ट कर दिया और सैंक्शंस जो हैं वो बाद में लिए गए, तो आप ही अपने रूल जो बनाए रूल हैं उनको तोड़ रहे हैं और किसी को सज़ा दे रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। प्रोसेस तो प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए हर किसी के लिए हो, चाहे वो आतंकवादी हो। तो कसाब को इतने सालों तक जेल में रखा, मैं चाहता था, आप चाहते थे, हम सब चाहते थे कि कसाब जो है उसको एक चौराहे पर ले जाया जाए और लोग पत्थर मार के या फिर उसका गला काट दे या फिर उसको बहुत ही पेनफुल मृत्यु मिले। ऐसा हर किसी ने विश किया होगा, लेकिन हमने ऐसी चीज़ सोचना अलग बात है, लोगों ने ऐसा किया नहीं। लोगों ने क्या किया, लोगों ने कोर्ट पर भरोसा किया, लोगों ने प्रोसेस पर भरोसा किया और उसको भी, जो कसाब था तो उसको भी वकील मिला, सारी चीज़ें मिली, उसको भी अपनी जो भी कहानी थी या फिर अपनी साइड जो है वो रखने का मौका मिला। उसके बाद पाया गया कि
जो उसने किया वो गलत था, फाइनली टेररिस्ट था वो, तो उसको सज़ा दी गई, राइट, फांसी की सज़ा हुई। तो उसमें भारत ने जो किया दैट वाज द विक्ट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इस फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि उपयुक्त अनुशंसा की प्रक्रिया पूरी किए बिना किसी भी मामले का संज्ञान लिया गया तो समूचा ट्रायल ही गलत माना जाएगा। ये जो पूरा केस है ना, जो मैंने आपको बताया, ये बैजनाथ प्रसाद वाला केस, तो इस केस में लिखा गया है, बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट की ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है ये कि अगर आपने किसी प्रॉपर तरीके से, अगर आपने प्रॉपर चीज़ों को फॉलो नहीं किया, लॉ को फॉलो नहीं किया और केस आगे चला दिया, तो पूरा ट्रायल ही गलत माना जाएगा। तो इसी आधार पर तो हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी, बेल दी थी ये प्रोफेसर साई बाबा और दूसरे लोगों को। तो बहुत सारे लोग जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की अभी टिका कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये केस, और जिस प्रकार से पूरी मीन्स आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास। पहले वो हमारे चंद्रचूड़ साहब के पास गए क्योंकि सीजेआई नहीं थे, और फिर मंडे की बात की, फिर सैटरडे को ही 2 जजेस को अपॉइंट किया गया इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो पूरी प्रोसेस ऐसी है कि जो स्पीड से हुआ है, इट्स अ वेरी अनयूजुअल स्पीड, इतना फास्ट। ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो स्पीड हुई है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। तो इतनी जल्दी क्यों, मीन्स इट्स अ वेरी, मीन्स बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अब एनीवे आगे बढ़ते हैं, वरना तो फिर इसमें बहुत सारे लेयर्स जो हैं वो खुलते जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन। जानलेवा पराली, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टबल बर्निंग। अब पराली जलाने के मामले जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिले, राइट, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान है, और बहुत सारे दूसरे एरियाज़ में भी इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। गुजरात में भी ये होता है, राइट, लेकिन इसकी बातचीत इतनी कोई खास नहीं होती। मैंने खुद देखा है कि अपने खेत जो है उसको जलाते हैं, बहुत सारे किसान जो हैं वो जला देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कैपिटल नज़दीक नहीं है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी और जगह पर धुआं चला जाता है और किसी और को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, राइट, कोई सोचता ही नहीं है। तो पराली जलाने के मामले जो हैं वो बहुत सारे हमें देखने को मिले। सरकार जो है वो अपनी कोशिश करी, हम सरकार पर दोष नहीं लगा सकते, राइट, ऐसा मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने सारी कोशिश की। और जब मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब सरकार की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये जितने भी राज्य हैं जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं और जहाँ पर अवेयरनेस थोड़ी बहुत आई है, तो सारी सरकारों ने अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश की है और किसानों को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की है, ताकि किसान जो हैं वो ये पराली ना जलाएं। लेकिन जितनी भी कोशिश किसानों को जागरूक करने में की, ये सारी की सारी जो हैं वो नाम मात्र ही दिख रही है। सेम लाइक जो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ और फिर जवाब नहीं मिलते, वो कैसे ऐसा लगता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम मात्र ही है। सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, कोशिशें हो रही है, लेकिन हर कोई इतनी गहरी नींद में है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी बढ़ रहे हैं क्योंकि पूरा जो धुआं है, इस धुएं की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। शनिवार की बात है जब जालंधर में 2 लोग जो हैं उनकी मोटरसाइकिल एक दूसरे के साथ टकराई बिकॉज ऑफ दिस, ये जो स्मोक था उसकी वजह से, और दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। आप सोचिए, एक जवान लड़का और एक घर के बुजुर्ग जो हैं उनका निधन हो गया, मौत हो गई बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट। पुलिस ने केस दर्ज करने में 24 घंटे लगा दिए। क्यों? क्योंकि डर लगता है ना कि किसान के संगठन जो हैं वो कहीं नाराज़ ना हो जाए और फिर वोट कौन देगा, किसान वोट नहीं देंगे तो फिर इलेक्शन हम हार जाएंगे। तो ये पूरी जो मीन्स ये देख सकते हैं ना कि ये प्रोसेस कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली, और बीच में जो आ गया वो मर गया, ऐसी सिचुएशन है। 2 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था भटिंडा में कि एक सड़क दुर्घटना हुई और इसमें पुलिस कांस्टेबल सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी, राइट, बिकॉज ऑफ दिस स्मोक, ये धुएं की वजह से। इसी प्रकार से एक टाटा 407 और टोयोटा इनोवा जो है, इसके बीच में एक्सीडेंट हुआ और 4 लोगों की मौत हो गई इस एक्सीडेंट में। तो ये केसेस जो हैं वो इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें जो भी व्यक्ति धुआं में जो भी आग लगाता है या फिर जितने भी लोग इसमें शामिल हैं,
सभी के खिलाफ कार्यवाही होनी ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम गरीब हैं, हम किसान हैं, आपकी वजह से जो भी लोग हैं, राइट, जितने सारे किसान ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे किसान जो हैं वो ये मशीन्स और जो भी ऑप्शंस उनको दिए जा रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो किसान मान नहीं रहे हैं तो आपको उनके ऊपर मीन्स अभी हम हमारी अभी वो कॉन्शियस लेवल तक समाज नहीं पहुंचा है, अभी हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हुए हैं कि ये किसान जो धुआं यहाँ पर लगाते हैं और इसकी वजह से अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो उसको सज़ा होनी चाहिए ना। मीन्स आप जस्ट इमेजिन करें, अपने ऊपर इस चीज़ को देखें कि किसी और की गलती की वजह से आपके परिवार में किसी को अलग से कैंसर हो गया तो आपको कितना गुस्सा आएगा जब आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति की वजह से ये हुआ है या फिर इन लोगों की वजह से ये हुआ है। तो ये लोगों को ये समझना चाहिए कि ये धुआं जो ये इनके खेतों में से जो धुआं निकलता है, ये धुएं की वजह से कितने सारे लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाते। जस्ट फॉरगेट अबाउट एनिमल्स और दूसरी जो भी एनिमल्स हैं, राइट, उनके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो कितना बड़ा पाप, अगर पाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाप भी हैं, इसके कोई लॉज नहीं है, वरना ये क्राइम भी होता है। आई एम श्योर आने वाले कुछ समय के बाद, लेट्स से 50 सालों के बाद शायद, या फिर 10-15 सालों के बाद ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो बहुत बड़ी सज़ा भी हो सकती है। तो समझदारी तो इसी में है कि पराली जो है उसको आग ना लगाई जाए, राइट। यही सबके लिए, सबका भला इसी में है, कैसा ना हो। अब देखते हैं कि किसान ये कब बंद होता है, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक पता है पिछले 6 सालों से, आज से आई थिंक 2017 में मैंने स्टबल बर्निंग के बारे में पहला वीडियो बनाया था, और तब से लेकर आज तक चीज़ें जो हैं वो कोशिशें हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, सरकारें जो है वो कोशिश कर रही है, बहुत सारे किसान भी सुधर गए, लेकिन आज भी ये उतना ही बड़े लेवल पर इतना ही बड़ा इश्यू है। हुज प्लेजर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। बहुत ही इस प्रकार के ईगोइस्टिक या फिर मीन्स आप देखिए कि कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। शायद ये केरला के गवर्नर मेरा ये वीडियो देखेंगे, देन ही विल बी वेरी अनहैप्पी अबाउट द वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग। लेकिन मैं क्या करूँ, एक बार तो उन्होंने ऐसा भी कुछ कह दिया था कि मैं बिल पर साइन नहीं करूँगा, ऐसी चीज़ें। मीन्स ऐसा थोड़ी होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, हम प्रेसिडेंट जो हैं, कितना रिस्पेक्ट है, कितना प्रोटोकॉल हैं, और कितने सुलझे हुए लोग जो हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई प्रेसिडेंट बन जाता है। हमारे देश के प्रेसिडेंट बनना मीन्स आज के ज़माने में बनना, यू शुड बी वेरी शार्प और बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन और कितनी सारी चीज़ें। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो भी कितने सारे बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना है उनका, इतने अनुभवी लोग हैं। तो फिर ऐसे कुछ गवर्नर्स जो हैं वो इतने ट्रबल्स क्रिएट करते हैं। मैं और आप आर्टिकल पढ़ के समझ जाते हैं, तो पता नहीं क्यों सरकार इस बात को नहीं समझ सकती कि इससे उस पर्टिकुलर राज्य के लोगों का ही नुकसान होगा, राइट। तो केरला के गवर्नर जो हैं उनका अब एक स्टेटमेंट आया। मीन्स थोड़ी बहुत तैयारी करने वाले स्टूडेंट को भी पता है कि गवर्नर जो हैं उनके पास ऐसे कोई पावर्स नहीं है कि वो मिनिस्टर्स को अपनी मर्जी से डिसमिस कर दें। ऐसे पावर्स इनके पास हैं क्या? गवर्नर के पास ऐसे पावर हैं? द आंसर इज नो। गवर्नर के पास ऐसे पावर्स नहीं है। ये पावर अगर किसी के पास है तो सीएम के पास है। ऑफ कोर्स सीएम जो है वो गवर्नर को कहेंगे, और वो जो प्रोसेस है, मीन्स आपको तो क्या करना है, सिर्फ साइन ही करनी है। लेकिन आपके पास ऐसे पावर्स नहीं है, ये बात मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, और वो सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ के आपको पता चल जाता है कि अच्छा ऐसा है। ओके, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो उनकी ऑफिस जो है, गवर्नर का जो पद है उसको शोभा नहीं देते, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी जो कहता है उस हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार के गवर्नर्स जहाँ जहाँ पर भी हैं उनको हटा देने की ज़रूरत है। दिस इज़ टू मच, राइट, क्योंकि हर जगह पर ही हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यू चल रहा है, तो गवर्नर की एक ऑफिस ऐसी है जिसके माध्यम से, जो कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, कि उसका क्लच जो है वो मेरे हाथों में आ गया। इट्स लाइक दैट, कि उसकी चोटी मेरे हाथों में आ गई, ऐसा कि इट्स लाइक कि गवर्नर जो है वो इसीलिए कहीं पर रखे गए ताकि उस वहाँ की जो सरकार है उसकी चोटी जो है मीन्स मोदी साहब खुद चीफ मिनिस्टर थे, राइट, चीफ मिनिस्टर से PM बने वो। तो जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब उस टाइम पर
यूपीए की सरकार जो है वो उनकी सरकार को कितना परेशान कर रही थी, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो, उन्होंने कितनी सारी स्पीच, आप सुनिएगा मोदी साहब की स्पीचेस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज वो प्राइम मिनिस्टर है और उनके प्राइम मिनिस्टर मीन्स वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऐसा हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी सैड। आर्टिकल 164 जो है वो क्या कहता है, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अब हम आ गए। Chief ministers shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by the governor on the chief minister's advice, adds that the ministers shall hold office during the pleasure of the governor। ये जो pleasure of the governor है उसका मतलब हमें समझना है। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जब चाहे तब चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को हटा सके, नो। प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब यही होता है कि चीफ मिनिस्टर साहब जब तक चाहेंगे तब तक, क्योंकि पूरी प्रोसेस को आपने अगर ऊपर से शब्द को पढ़ा तो आपको लगेगा कि नहीं प्लेजर ऑफ द गवर्नर यानी कि गवर्नर आर्टिकल 164 के तहत हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे पूरी प्रोसेस जो है वो काम करती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर्स जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो इलेक्ट होकर वहाँ तक पहुँचते हैं, इन द सेंस के कोई एक एमएलए जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, एमएलए नहीं है तो भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अगेन नॉट गोइंग इनटू टू मच टेक्निकलिटी, लेकिन जिस व्यक्ति की मेजॉरिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली में और जो लीडर हैं उस पर्टिकुलर मेजॉरिटी वाली पार्टी का, तो वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनेगा, सिंपल इज दैट। तो ये चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको अपॉइंट जब मीन्स वो जो शपथ विधि वो सारी चीज़ें गवर्नर करवाते हैं, लेकिन सरकार जो है वो लोगों की सरकार है। जिस व्यक्ति को जिस पार्टी को लोगों ने वोट देकर वहाँ पर पहुँचाया, तो ऐसी सरकार है, राइट। गवर्नर जो है वो सिर्फ नाम मात्र है, सेरिमोनियल पोस्ट हैं, आप समझ लीजिए। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर उनको अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है और कुछ लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से वो बिल पर हमेशा बैठ जाता है। मैंने 4 वो पॉइंट्स समझाए थे, आपको याद होगा, कुछ समय पहले की बात है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस जो होते हैं गवर्नर के पास, 1 बाय 1 हमने सारे देखे थे, वो याद आया। तो दिस इज द थिंग। तो अब क्या हो रहा है कि ये आर्टिकल 164 जो हैं उसमें ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंटली खुद, गवर्नर का मूड अगर आया, गवर्नर को लगा कि चलो इस मिनिस्टर को हटा देना है तो वो हटा दे, ऐसी कोई भी अथॉरिटी, ऐसा कोई भी पावर जो आर्टिकल 164 उनको नहीं देता है। द प्लेजर डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट्स ओनली इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर नॉट ऑन द एडवाइस, बेग योर पार्डन, exercised by the governor only on the advice of the chief minister। कि ये जो प्लेजर वाला डॉक्ट्रिन है कि जब तक मेरी मर्जी है तब तक, यू नो, रिमाइंड्स मी ऑफ द डायलॉग ऑफ गब्बर कि जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांसें चलेगी। इट्स लाइक दैट कि जब तक चीफ मिनिस्टर चाहते हैं तब तक कोई व्यक्ति मिनिस्टर रह सकता है, गवर्नर उनको नहीं हटा सकते, सिंपल इज दैट। तो ये चीज़ गवर्नर को पता चलनी चाहिए, उनको समझ में आनी चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट्स जो देना, इट्स वेरी बैड। और एक MM पंछी कमीशन गठित किया गया था, MM पंछी। तो ये जो पंछी कमीशन है उसने क्या कहा था, उसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप हैं उसको रिव्यू किया था और कहा था कि जो गवर्नर्स हैं उनको चांसलर बनाने का जो एक बर्डन दिया जाता है, या फिर गवर्नर जो होते हैं वो चांसलर होते हैं, और फिर जो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती है राज्य की, तो उसमें वाइस चांसलर जो है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। एंड वी नो कि हमारे वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट जो है वो भी पॉलिटिकल होती है, और इसी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स आ रहा है और पॉलिटिक्स चल रहा है, और फिर मार्क्स थोड़े बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारी चीज़ें भी इसलिए चल रही है क्योंकि जो आपका मेन हेड है, जो वाइस चांसलर है, उसकी अपॉइंटमेंट भी पॉलिटिकल हुई है। सी, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिक्स में मीन्स आपने PhD कर ली, ठीक है, और फिर आपके पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे हैं, आप पार्टी में किसी में जुड़े, अब पार्टी जो है वो पावर में आ गई, और फिर लेट्स से वही पार्टी सेंटर में भी हैं, तो फिर वो उस पर्टिकुलर गवर्नर को वहाँ पर भेजेंगे। फिर गवर्नर को पूरा पता होगा कि किन किन एजुकेटर्स ने लंबे समय तक पार्टी में काम किया है, फिर उनको VC के तौर पर अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा, यू नो। फिर वहाँ पर उसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे, तो स्टूडेंट लेवल पर यंगस्टर्स को भी अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ, तो ये पूरी गेम जो है वो ऐसे काम करती है।
तो एमएम पंची कमीशन ने कहा कि ये चांसलर वाला रोल जो है वो हटा दो, अब गवर्नर सिर्फ गवर्नर रहे, ये चांसलर वांसलर वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड आई एग्री विथ दिस पंची कमीशन, क्योंकि उसकी वजह से जो पॉलिटिक्स हमें मैंने तो देखा है, तो ऐसा ना हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। मीन्स यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, वो ऐसे होना चाहिए जो मेरिट के आधार पर वहाँ पर पहुँचे। केरला यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी बात यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि ये पूरी बात जो है इसी चीज़ पर है कि जो हायर एजुकेशन मीन्स ये केरला यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल जो है, तो इस पर अभी बैठ गए हैं गवर्नर साहब, ना तो इसको आगे कुछ कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये जो लूपहोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नर जो है वो कोई एक्शन ना ले, अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास बिल रख सकते, तो इसकी वजह से ये इश्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हुए और फिर ये स्टेटमेंट यहाँ तक पहुँच गया कि भाई मैं इस मिनिस्टर को हटा दूंगा। अब बात करते हैं जो 1962 का जो युद्ध हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, राइट, उसकी शुरुआत हुई 20 अक्टूबर को। आज 19 अक्टूबर है, तो कल जो दिन आएगा तो कितना ये साल हो जाएंगे, 60 ईयर्स ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ इंडिया चाइना वॉर। बाकी के सारे युद्ध हम सेलिब्रेट करते हैं, पाकिस्तान को जितनी बार हराया, राइट, 4 बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, चारों के चार जो है वो हम जीत गए, तो उसकी बड़ी तारीफ हम करते हैं कि कारगिल वॉर, विजय दिवस एंड बांग्लादेश वाला जो वॉर है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, हर युद्ध को हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये 1962 वाला युद्ध जो है, इसको लेकर कोई चीज़ मुझे तो देखने को नहीं मिली। क्या न्यूज़ में आपने कुछ देखा कि इसका कोई सेलिब्रेशन होगा, ये होगा? फेलियर जो है उसके प्रति हमारा रवैया जो है वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। फेलियर इज़ ए ग्रेट टीचर। जो लोग फेलियर से कुछ नहीं सीख सकते वो कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि अच्छे समय में जो चीज़ें आपको मिली है वो बहुत सारे फेलियर्स के बाद वहाँ पर आप पहुँचे होंगे। फेलियर्स आर लाइक इनएविटेबल। कोई भी व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ अचीव ही नहीं किया। सारी चीज़ें या तो नसीब से मिल गई, कुछ लोग ऐसे होते हैं नसीबदार, तो उनको मिल जाती हैं, तो ऐसा हुआ होगा, लेकिन खुद का कुछ नहीं। एंड लेट मी टेल यू, जो चीज़ें आपके एफर्ट के बिना आपको मिलती हैं उसका मज़ा या फिर उसकी वैल्यू ही हमारे जीवन में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हवा है, द एयर दैट यू कैन ब्रीथ, इसको आपको अर्न नहीं करना पड़ता, ये है अवेलेबल, वी ऑल आर ब्रीथिंग, तो वी डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन हाँ, अगर 30 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए भी अगर सांस मिलना बंद हो जाए, तब पता चलेगा कि ये इतने पैसे, या फिर मीन्स जस्ट इमेजिन कि आपको बहुत प्यास लग रही है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए स्टोरी, लेट मी गिव यू ए स्मॉल स्टोरी। आप सोचिएगा इसके बारे में, इट्स एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ ऐसा कि जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, राइट, जिसको सिकंदर कहते हैं हम हिंदी में, तो सिकंदर कहीं पर रेगिस्तान में फंस गया था, राइट, बहुत बड़ा डेजर्ट था, तो वो अकेला था, तो फिर वो फंस गया था वहाँ पर, मीन्स नो वन वाज देयर विथ हिम, अकेला था सिकंदर, इतना बड़ा राजा। तो वहाँ पर उसको एक साधु मिले, राइट, वो रेगिस्तान में। तो वो साधु के पास गया और कहा कि मैं 2-3 दिन से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी, आप मुझे पानी दीजिए प्लीज़। साधु के पास एक लीटर की बोतल थी, जिस पूरी भरी हुई थी, पानी से पूरी भरी हुई थी। तो अलेक्जेंडर ने कहा, मुझे ये पानी दीजिए प्लीज़। साधु ने कहा, क्यों तुझे पानी दूँ, तू कौन लगता है मेरा? तो ये सारी बातें हुई। फिर वो कहा कि मैं आपको 50% अपनी जो जायदाद हैं, मीन्स अलेक्जेंडर कह रहा है कि मैं 50% अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको दे दूंगा, मुझे ये पानी की बोतल दे दीजिए। साधु ने कहा, इट्स नथिंग, मीन्स व्हाट इज 50% ऑफ योर वेल्थ? कुछ नहीं है वो। 50% तेरी वेल्थ कितनी है, कितने बिलियंस होंगे? कुछ नहीं है। और बोल कि मतलब बढ़ा थोड़ा, और डील को अच्छी कर। तो बोला कि मैं जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरे कपड़े, सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मेरे पास हैं, जो भी चीज़ें मेरी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्लीज़ ये पानी की बोतल दे दीजिए। मैंने 2-3 दिन से, 4-5 दिनों से पानी नहीं पिया है, आई एम डाइंग। तब साधु ने कहा कि अब तेरी प्यास जो है वो सही है, कि नाउ दिस इज लाइक, ये ले पानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये पानी की बोतल तू, बट जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऐसा तो हमारे जो फेलियर्स हैं लाइफ के, राइट, ये फेलियर्स बहुत ही ग्रेट टीचर। और हमने क्या सीखा इन फेलियर्स से?
यू हैव टू पे, मीन्स यू मीन्स वो जो अर्न किया इसने, जो पानी की बोतल एक अर्न की ये अलेक्जेंडर वाली स्टोरी में, तब उसका जो टेस्ट उसको मिला, दैट वाज द रियल टेस्ट ऑफ वाटर, कि अब उसको अर्न करना पड़ा। ही वॉज रेडी टू गिव हिज होल प्रॉपर्टी जस्ट फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि उसको पता था कि इस 1 लीटर पानी के मीन्स ये पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर रह जाएगी। तो इंडिया चाइना वॉर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये डेट भी नहीं पता है, तो ये मैटर ऑफ शेम है। दिस इंडिकेट्स कि हम फेलियर को लेकर जो है वो मुंह छुपाते रहे हैं, और यही हो रहा है हर जगह पर। कोई फेलियर के साथ बिजनेस नहीं करेगा, कोई फेलियर के साथ अपनी नोट्स जो एजुकेशनल नोट्स है वो शेयर नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसा कल्चर बन चुका है कि कोई व्यक्ति 1-2 बार फेल हुआ तो अब वो उससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसा जो देश है, वहाँ पर अपने इलीट कमांडोज को जब वो हायर करते हैं तो वो देखते हैं कि वो फेल हुआ है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति ने फेलियर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया तो उसको एडमिशन ही नहीं देंगे, क्योंकि उनका मानना यह है कि जिस व्यक्ति ने कभी फेलियर ही नहीं देखा, अगर कल उसको फेलियर देखना पड़े और वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बैठ जाएगा, रो पड़ेगा, तो फिर क्या होगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के कहते हैं कि कुछ 1383 सोल्जर्स जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी हुए, शहीद हुए इस युद्ध में। 1047 जो हैं वो घायल हुए, 1696 जो हैं वो मिसिंग है, और 400 से ज़्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने। तो मेन इश्यू जो है क्या है? क्या ये लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, अपने अपने बॉडी को डैमेज कर लिया, पूरा डैमेज हो गया उनका बॉडी, क्योंकि वो वहां पर थे, उन्होंने देश के लिए किया, तो क्या ये व्यर्थ हुआ? मिस ऐसे ही उनको मिस नहीं जाना चाहिए था उनको? ये प्रश्न उठता है ना मिस, जिन्होंने वहां पर, उनके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं। और बहुत सारे सवाल जो हैं इस फेलियर से हम पूछ सकते हैं, और ये फेलियर के जो सवाल हैं उससे जो जवाब मिलेंगे उससे अपने आप को सुधार सकते हैं एज ए कंट्री। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न, फॉर एग्जांपल उस समय पर जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं उनका इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत ही अच्छा था। पूरी दुनिया में बहुत सारे एशिया के देश, अफ्रीका के देश और वेस्टर्न वर्ल्ड जो हैं वो भी हमें काफ़ी अच्छा मानते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे तो उनका बहुत ही रिस्पेक्ट था। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप अच्छे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पावरफुल देश हैं। क्या हुआ? हार हो गई ना हमारी चाइना के सामने। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। ये चीज़ हमें फिर, क्यों हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया? इंडियन एयरफोर्स का अगर इस्तेमाल करते तो चाइना जो है वो युद्ध हार जाता। चाइना जो है वो आज जो दादागिरी कर रहा है वो नहीं करता। लेकिन कौन से ऐसे लोग थे, क्यों ऐसे डिसीजन लिए गए कि हम इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और नहीं किया? चाइनीज एयरफोर्स वॉज वेरी वीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम ईजिली उनको हंट डाउन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। फिर आर्मी के जो टॉप ब्रास हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, और उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हुआ, जो प्योर मिलिट्री मैटर्स में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, इसके साथ जुड़ी हुई बातें देश को पता चलनी चाहिए क्यों ऐसा हुआ। जो मेजर शैतान सिंह हैं और दूसरे जो लेजेंडरीज हैं उनकी स्टोरीज तो हमें पता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्रू थे। दोस्तों आप सोचिए कि जो पायलट हैं वो हेलीकॉप्टर को एक बार हवा में, एक बार जो टेक ऑफ हो गया उसके बाद किसी और को स्टिक दे देते थे, और 30 मिनट की अगर राइड थी, वो 30 मिनट का ट्रैवलिंग टाइम है, तो वो 30 मिनट्स में एक छोटा सा नैप ले लेते थे। इतने थक गए थे कि चलते हुए हेलीकॉप्टर में पायलट जो है वो सिर्फ आपको अब इट्स लाइक एक खाली ग्राउंड जो है, आपने कार स्टार्ट कर दी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ गियर में डाल दी, फिर जिसको प्रॉपर कार नहीं आती लेकिन स्टेयरिंग हैंडल कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को आपने कार दे दी, और फिर जब आपको ब्रेक लगानी है, कहीं पर पार्क करनी है, तो फिर से पायलट को उठाएंगे और कहेंगे कि चलो हो गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो ऐसे इतनी मेहनत की, जस्ट इमेजिन, इट्स नॉट अनप्रोफेशनलिज्म। ये मीन्स यू कैन इमेजिन कि कितनी थकान होती होगी उनको, इतना सारा काम जो हो उन्होंने किया, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसी बातचीत, नो सेलिब्रेशंस, नथिंग। एंड व्हाई डिड सीनियर मिलिट्री लीडरशिप इन द फील्ड विल्ट व्हेन आस्क्ड टू डिलीवर व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देयर रैंक एंड पोजीशन? जब सीनियर मिलिट्री लीडरशिप जो है वो राइट टाइम पर अपने जूनियर्स के लिए क्यों खड़े नहीं रहे, क्या क्या इश्यूज हुए, ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होनी चाहिए। अब ये नॉलेज जब हमारे पास आएगी
तब हम इससे सीख पाएंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल एक हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट जो है वो अभी भी क्लासिफाइड है। इसको डी क्लासीफाई करके इसको एकेडमिक्स और दूसरे एक्सपर्ट्स के हवाले कर देना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो इससे सीखें क्या क्या गलतियां हुई, कौन कौन सी चीज़ें हम सीख सकते हैं। दिस विल हेल्प आवर कंट्री। और इसी के साथ साथ जिन लोगों को ट्रिब्यूट पे करना चाहिए, जो डिज़र्व करते हैं, उनको ट्रिब्यूट भी देश को पे करना चाहिए। So that's basically everything in today's discussion. Do share the video with other students, hit the like button and let me tell you, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है कि आप लोगों ने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कोई भी वक्त मीन्स आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कोई स्टैंड नहीं लिया, या फिर अपने व्यू पॉइंट्स नहीं रखे, अपनी जो नॉलेज है वो शेयर नहीं की। सच बताऊं, आज पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि इतने समय, इतने सारे वीडियोस, इतना वक्त देने के बाद आज मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ। जब मैंने कमेंट्स देखी तब आई वाज थिंकिंग कि क्या फ़ायदा है ऐसी सीरीज़ चलाने का। मैं दिन के 2.5 घंटे ऐसी सीरीज़ चलाता हूँ कि वन वे बातचीत में बोलकर चला जाता हूँ और सोसाइटी में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी वेरी पेनफुल। मुझे लगता है कि आई एम लाइक एक्टिंग लाइक ए फूल, कि मूर्ख था मैं, कि अभी इतनी सारी बातें जो हैं वो जो खुद पढ़ लेते आप किताब में तो अच्छा होता। बट एनीवे, चलो 2-3 स्टूडेंट्स इज़ ओके, राइट। ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स आएंगे तो ही चेंज आएगा। अल्टीमेट एम तो यही है कि जो भी चीज़ 2-3 चीज़ें मुझे पता है 1-2%, तो उससे देश की अगर थोड़ी भी सेवा हो गई तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी पर्सन। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ता रहूँगा। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय। जय हिंद।